हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम समझेंगे कॉस्मिक विजन ऑफ मनु, जिसके अंदर हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन, राजधर्म, राजधर्म के अंदर किंग, किंग के अंदर क्वालिटीज ऑफ किंग, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दंड, व्हाट इज स्टेट, प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट, वर्ण आश्रम, क्रिटिसिज्म एंड देन कंक्लूजन। दिस विल बी आवर एंटायर थिंग्स व्हिच वी कवर इन दिस वीडियो। कॉस्मिक विजन ऑफ मनु, तो सबसे पहले हम समझेंगे कॉस्मिक विजन होता क्या है और मनु कौन है। तो जब कॉस्मिक विजन की बात आती है तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कॉस्मिक एक्चुअल में होता क्या है। व्हाट इज कॉस्मिक? तो मैंने लिखा है कॉस्मिक मींस द होल यूनिवर्स, जिसके अंदर स्टार्स, नेचर, टाइम, स्काई, मतलब यूनिवर्स की हर एक चीज कॉस्मिक के अंदर आती है। जितनी भी मतलब साइकिल चल रही है, बर्थ, डेथ, नेचर, स्टार, स्काई, सन, एवरीथिंग व्हिच कम्स अंडर कॉस्मिक। एंड विजन मींस दैट इज द वे ऑफ सीइंग, कि आप किस नजरिए से किसी चीज को देख रहे हो, आप किसी चीज को किस तरीके से समझ रहे हो और उसको कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो। आपका विजन क्या है? जब आप किसी चीज को देख रहे हो आप उसको कैसे परसीव कर रहे हो, उसको बोलेंगे हम विजन। Another word for cosmic is related to whole universe, जो कि पूरे यूनिवर्स के साथ रिलेटेड है, उसको हम कॉस्मिक बोलेंगे। अब मनु की बात करते हैं। मनु कौन है? मनु ऑथर है मनुस्मृति के, जिसको हम मानव धर्मशास्त्र भी कहते हैं, उसके ऑथर है। मिथोलॉजिकल इंसेस्टर ऑफ द ह्यूमन रेस, मनुस्मृति कवर्स गैम्यूट ऑफ ह्यूमन लाइफ, सोशल ऑब्लिगेशंस, ड्यूटीज ऑफ वर्ण एंड हिंदू फिलोसफी। मनु जो है वो एक एंशियंट एंशियंट फिलोसफर है। उन्होंने अपनी अलग अलग फिलोसफीज दी हुई है और उनकी जो बुक है उसका नाम है मनुस्मृति, या जिसको मानव धर्मशास्त्र बोलते हैं। और उनकी जो बुक है मनुस्मृति वो कौन कौन से एस्पेक्ट्स को कवर कर रही है, ह्यूमन लाइफ को कवर कर रही है, देन सोशल ऑब्लिगेशंस को, ड्यूटीज ऑफ वर्ण एंड हिंदू फिलोसफी को। He was first to systemize the science and administration, वो पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने सिस्टमाइज करा था साइंस और एडमिनिस्ट्रेशन को, दोनों चीजों के बारे में उन्होंने मेंशन करा हुआ था। He was the first of all Sanskrit works to be translated into European languages, that is English, German, French and Russian। उनका जो संस्कृत वर्क था, दैट इज मनुस्मृति, उसको पहली बार मतलब इट वाज द फर्स्ट संस्कृत वर्क, सबसे पहला संस्कृत वर्क था जिसको हमने किसी यूरोपियन लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करा था। यूरोपियन लैंग्वेज कौन कौन सी मैंने मेंशन करा, यहाँ पे इंग्लिश थी, जर्मन थी, फ्रेंच हो गई, रशियन होगी, एक्सेट्रा, इन सब लैंग्वेजेस में। अब मनु जी की मनु जो हमारे फिलोसोफर है, उनकी एक बहुत अच्छी कोट है, दैट दोज दैट डोंट मूव आर द फूड ऑफ दोज हु मूव। इट मींस दैट ईटिंग एंड किलिंग आर टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन। मतलब कि दोज दैट डोंट मूव, वो लोग जो कि मूव नहीं करते, वो उन लोगों का खाना होते हैं जो कि मूव कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, इफ अ डियर, अगर एक डियर है वो क्या खा रहा है? ग्रास खा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर वो अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए मूव नहीं कर रहा, वो अगर भागता नहीं है, तो वो उसका फूड होगा जो कि मूव करे। एंड हु इज मूविंग, हु इज इन मोशन, मोशन इज लाइन, इट मे बी लेपर्ड और समथिंग एल्स। मतलब कि अगर सोसाइटी के अंदर अगर आप रह रहे हो, लेकिन अगर आप अपनी प्रोटेक्शन नहीं कर रहे हो, आप एक जगह पे स्ट्रक डाउन हो गए हो, तो आप उन लोगों का खाना बनोगे जो कि मूव कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, ये बेस्ट एग्जांपल है स्टूडेंट्स की लाइफ के लिए। अगर आज हम स्टूडेंट्स मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं अपनी कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में, जहाँ भी जिस भी फील्ड में कोई भी इंसान है, अगर वो आज मेहनत नहीं कर रहा, अगर वो आज हार्डवर्क नहीं कर रहा अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपनी पैदा इकोनॉमिक कंडीशन, मतलब जो भी चीज़ है लाइफ के एस्पेक्ट्स को ग्रो नहीं कर रहा अपनी लाइफ में, खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा, या फिर कोई हार्डवर्क नहीं कर रहा अपने गोल्स के लिए, तो उन लोगों का खाना होगा जो कि मूव करे। हु इज मूविंग? बिग डिक्टेटर्स, जो बड़ी बड़ी मतलब लोग हैं, जिनके पास इकोनॉमिक पावर है, जिनके पास सोसाइटी के रिसोर्सेज है, सो रिसोर्सेज मैक्सिमाइजेशन जिन लोगों के पास है, वो उन लोगों को एक्सप्लॉइट करेंगे। तो यहाँ पे कहा हुआ दोस्त दैट डोंट मूव आर द फूड ऑफ दोस्त हु मूव। इसको हम करंट मतलब किस चीज के साथ रिलेट करके समझ सकते हैं, दैट हाउ अगर हम आज हार्डवर्क नहीं कर रहे, दैट हाउ टुमारो वी विल बी एक्सप्लॉइटेड फ्रॉम दोज हु आर हैविंग अ बिग चंक ऑफ रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी। सो मनु जी की कोट का बहुत ही डीप मीनिंग अगर आप इसको रिलेट करके समझोगे, अगर सिर्फ ऐसे समझना है दैट दोज एंड मूव आर द फूड ऑफ दोज, ओके फाइन, बट जब चीजों को रिलेट करके समझा जाता है तो उनको अच्छे से हम उनको रिकॉल कर सकते हैं और लाइफ में एप्लीकेबल भी करके हमें प्रैक्टिकलिटी पता चलती है कि कितनी डीप कोट है इनकी। मनु जी की, मनु जो हमारे फिलोसफर है। एटीएम किलिंग टू सन। नेक्स्ट एक मेटाफर है, बड़ी हिंदू मेटाफर है, दैट लॉज ऑफ फिश और मत्स्यन्या। मत्स्यन्या मींस बिगर फिश ईट्स द स्मॉलर वंस, इज एन अनार्किक यूनिवर्स वेयर इज नो लॉ एंड नो सुप्रीम अथॉरिटी। एक हिंदू लॉ, हिंदू मेटाफर है कि जो बड़ी मछली होती है ना, लॉज ऑफ फिश है, जिसके अंदर ये है कि जो बड़ी मछली होती है उसको छोटी मछलियों को वो खाते हैं। बिगर फिश ईट्स द स्मॉलर वंस इन एन अनार्किक यूनिवर्स। अनार्किक यूनिवर्स मींस वेयर देयर इज नो लॉ, जहाँ पे कोई भी लॉ नहीं, कोई सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है। उसमें क्या होता है, जो बिगर चीज पर्सन है, बिगर फिश है, वो छोटे पे डिक्टेटरशिप शो करती है, मतलब उसके ऊपर पूरी उसकी हेजमनी होती है छोटे वाले स्मॉलर वंस के ऊपर। तो ये एक लॉ है, लॉ ऑफ फिशेज, मत्स्यन्या, हिंदू मेटाफर के अंदर। तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर है राजधर्म। व्हाट इज राजधर्म? राजधर्म मींस कंडक्ट ऑफ रूलर और जस्टिस, वेलफेयर एक्सेट्रा। मतलब कि एक रूलर का कंडक्ट कैसा होना चाहिए। जो मनु है हमारे फिलोसफर, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक रूलर का कंडक्ट किस तरीके से होना चाहिए, एक रूलर को कैसे जस्टिस करना है सोसाइटी के अंदर, कैसे वेलफेयर करना है, उसकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, ये सब चीज हम मनु के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि उन्होंने एक रूलर के बारे में क्या कहा है, कि एक रूलर कैसा होना चाहिए, उसे जस्टिस कैसे करना, उसको वेलफेयर कैसे करना सोसाइटी के अंदर। तो वो सब चीजें हम पढ़ेंगे राजधर्म के अंदर। एंड स्टेट क्राफ्ट होता है दैट हाउ टू रन अ स्टेट, एक स्टेट को कैसे चलाना है। एक स्टेट के अंदर कितने सारे एस्पेक्ट्स आते हैं, पीपल, वहाँ का ऑक्यूपेशन, वहाँ की आर्ट एंड कल्चर, मतलब हर चीज को कैसे अपने मैनेज करना है और स्टेट को कैसे
रन करना। सो दीज ऑल थिंग्स कम्स अंडर स्टेट क्राफ्ट। अच्छा, अब राजधर्मा की बात मनु जी ने कहाँ पे करी? उनकी जो मनुस्मृति बुक है उसके 7 चैप्टर के अंदर बात करी हुई है राजधर्मा के बारे में कि कंडक्ट ऑफ रूलर कैसा होना चाहिए। ही इज अ सपोर्टर ऑफ डिवाइन राइट थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट। डिवाइन राइट थ्योरी के वो सपोर्टर है। अब डिवाइन राइट थ्योरी क्या होती है? डिवाइन राइट थ्योरी के अकॉर्डिंग जो ये लोग सपोर्ट करते हैं थ्योरीज को, ये थ्योरी बोलती है कि स्टेट क्या है? क्रिएशन ऑफ गॉड है, मतलब कि भगवान ने स्टेट को बनाया हुआ है। जब आप अलग अलग थ्योरीज पढ़ोगे स्टेट की अपने आने वाले सेमेस्टर्स के अंदर, तो आपको पता चलेगा कि हर एक फिलोसफर का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है स्टेट को लेकर कि स्टेट ओरिजिन में कैसे आई। और उसमें से एक थ्योरी है डिवाइन राइट थ्योरी, जो कि बोलते हैं स्टेट जो एग्जिस्ट में आई है वो गॉड की वजह से है, गॉड ने स्टेट को बनाया हुआ है। तो डिवाइन राइट थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बोलते हैं स्टेट इज अ क्रिएशन ऑफ गॉड एंड मनु इसको सपोर्ट करते हैं। अच्छा, किंग, अब किंग की बात करते हैं। अब मनु कहते हैं कि जो किंग की क्वालिटीज होती है वो किस तरीके से होनी चाहिए? वो एक आइडल मैन होना चाहिए। लोगों का मतलब ऐसे होता है ना, आइडल जिसको लोग देख के मतलब फॉलो करें, वो एक आइडल के टाइप पे होना चाहिए। वेल एजुकेटेड, उसको अच्छे से अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए, उसका वो स्कॉलरली होना चाहिए, वो इसके अंदर इंटेलेक्ट होना चाहिए, उसके मॉरल्स हाई होने चाहिए। तो दीज आर सम ऑफ द क्वालिटीज जो कि मनु कहते हैं किंग के अंदर होने चाहिए। देन देयर इज कि मनु ने कंपैरिजन करा हुआ है किंग का ओशन के साथ। किस तरीके से? उन्होंने कहा किंग जो होता है वो चीफ एग्जीक्यूटिव है स्टेट का, उसी तरीके से जो ओशन है किंग को चीफ एग्जीक्यूटिव स्टेट। ओके फाइन। देन ही कंपेयर टू द ओशन। ओशन कैसे? वो कहते हैं कि किंग को किस तरीके से रहना चाहिए? एक समुंदर की तरह रहना चाहिए। कैसे? समुंदर जो है वो डीप है, मतलब गहराई होती है, उसके अंदर फिल्थ मतलब रेत है, उसके अंदर हीरे भी हैं, पर्ल्स है उसके अंदर, ट्रबुलेंट, उसके अंदर वेव्स भी आती है, उसके अंदर हर चीज होती है उसके अंदर, साइक्लोन्स आते हैं, कितने कुछ चीजें होती हैं, ठीक है। बट ओशन जो है ऊपर से कितना शांत दिखता है, इट इज सो काम, बहुत ज्यादा वो काम होता है ऊपर से, लेकिन अपने अंदर उसके अंदर कितना कुछ, उसके अंदर पर्ल्स है, उसके अंदर रेत है, उसके अंदर कितना डीप है। तो मतलब इस तरीके का किंग होना चाहिए कि मतलब बिल्कुल शांत हो, बट अपने अंदर जो भी क्वालिटीज उसको अपनी छुपा के रखनी होती है। यू शुड बी काम ऑन सरफेस, अंदर उसके जो कुछ भी है वो अपने अंदर रखना चाहिए। सो मनु ये कहते हैं। देन नेक्स्ट है कि राजधर्मा के अंदर मनु कहते हैं कि इट इज अ क्रिएशन ऑफ गॉड। किंग इज अ क्रिएशन ऑफ गॉड, भगवान ने किंग को बनाया हुआ है। देन शुड फॉलो एंड किंग शुड फॉलो द एडवाइस ऑफ ब्राह्मण्स। किंग को किसकी बात मानी? ब्राह्मण्स की बात मानी। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण्स ने वेदास पढ़े हुए हैं। तो डिवाइन राइट थ्योरी के, क्योंकि वो किसके सपोर्टर है? वो सपोर्टर है डिवाइन राइट थ्योरी के। तो डिवाइन राइट थ्योरी क्या बोलती है कि स्टेट इज द क्रिएशन ऑफ गॉड, तो इसलिए वो कहते हैं कि गॉड। अब वेदास कहाँ से आए हैं? वेदास किससे आए हैं? गॉड से आए हैं। तो वेदास किसने पढ़े हैं? ब्राह्मण्स ने पढ़े हुए हैं। तो अगर किंग किंग रूल कर रहा है तो किंग ने किसको देख के रूल करना है? अब डायरेक्टली गॉड से तो उसका कांटेक्ट है नहीं है, तो अल्टीमेटली ब्राह्मण्स की बात सुननी है उन्हें, ब्राह्मण्स के एडवाइस को फॉलो करना है किंग ने। देन वो कहते हैं जो किंग होना चाहिए वो सेक्सुअल डिजायर का स्लेव नहीं होना चाहिए, मतलब उसके अंदर सेक्सुअल डिजायर्स नहीं होनी चाहिए किंग के अंदर। वो फ्री फ्रॉम एंगर होना चाहिए, प्लस उसके अंदर लालच नहीं होना चाहिए। वो हर एक सब्जेक्ट को इक्वली ट्रीट करे। सब्जेक्ट मींस पीपल, जो कि वहाँ की प्रजा है, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं प्रजा। वहाँ की जो प्रजा है उसे हर एक इंसान को इक्वली ट्रीट करे, चाहे उसके पास वो ज्यादा रिच है या फिर ज्यादा पुअर है, जैसा भी है वो सब इक्वली ट्रीट करें। देन फ्री फ्रॉम करप्शन, उसके अंदर करप्शन नहीं होनी चाहिए, वो करप्ट नहीं होना चाहिए। वो अपनी ड्यू टू धर्म अर्थ काम एंड मोक्ष, वो इन 4 पिलर्स को फॉलो करे और अपनी सात्विक लाइफ जो है उसे फुलफिल करे अपनी ड्यूटी करते हुए। धर्म मींस ड्यूटी, जो किंग की ड्यूटी। अर्थ मींस वेल्थ, जो धन संपत्ति है। कामा मींस प्लेजर, सेक्सुअल डिजायर जो होती है। मोक्ष मतलब फ्रीडम। हर एक इंसान की लाइफ में ये 4 चीजें जो होती हैं वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। देन दीस 4 आर द पिलर्स सात्विक लाइफ, दैट इज प्योर लाइफ। देन जो थर्ड एस्पेक्ट है मनु जी का वो है दंड, पनिशमेंट। राजधर्म के अंदर जब किंग है, अब किंग ने रूल को मेंटेन करना है, किंग ने रूल को मेंटेन करना है, तो उसके लिए क्या बनाई है हमारे पास? पनिशमेंट, सजा, ठीक है। दंड मींस पनिशमेंट। किंग एप्लीकेशन दंड इन प्रोपोर्शन टू द सीवरिटी ऑफ द क्राइम डन। मनु कहते हैं कि जो किंग है उसको कैसे मतलब कि दंड देना है, उसको पनिशमेंट कैसे देनी है, उसको किस प्रोपोर्शन में देना है, उसको सीवरिटी ऑफ द क्राइम डन, मतलब जितना क्राइम उसने किया, जितना जुल्म या फिर जो गलती जितनी उसने करी, जितना मतलब बड़ा जुल्म उसने करा है, उस हिसाब से उसे दंड देना है। लॉर्ड क्रिएटेड फॉर किंग, प्रोटेक्टर ऑफ क्रिएचर, सन ऑफ लॉर्ड ऑफ गॉड्स। भगवान मनु कहते हैं कि पनिशमेंट जो दंड है वो किसने बनाया? वो बनाया हुआ है भगवान ने। किसके लिए? किंग के लिए, ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके जो भी क्रिएचर्स हैं। क्रिएचर्स मींस सन ऑफ लॉर्ड, जो भी मतलब कि जैसे कि हम क्या बोलते हैं, हम भगवान के बच्चे हैं, हम सब भगवान के बच्चे हैं, जो कि और भगवान जो है हमारे क्रिएटर है, क्रिएटर ऑफ होल यूनिवर्स, और हम उसके बच्चे हैं, वी आर चाइल्ड ऑफ गॉड। तो ऐसे ही मनु कहते हैं कि दैट जो क्रिएचर्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए किंग के लिए दंड बनाया हुआ, पनिशमेंट बनाई हुई है। देन फंक्शन टू प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी सिक्योरिटी ऑफ पीपल, स्टेट स्टेबिलिटी। देन मनु कहते हैं कि जो प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और स्टेट की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए पनिशमेंट भगवान ने बनाई हुई है। इसका फंक्शन क्या है? प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना, सिक्योरिटी देना, लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, देन स्टेट की स्टेबिलिटी
मेंटेन करना। देन थर्ड चीज आती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब राजधर्म है, अब राजा है जहाँ पे तो उसके मिनिस्टर्स भी होते हैं, ठीक है। मनुस्मृति के अंदर ये भी बताया हुआ है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कैसे मतलब होनी चाहिए, कैसे ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। उनकी स्ट्रेंथ 8 से 10 के बीच होनी चाहिए और किंग को वो एडवाइस दे, सलाह दे कि राजा आपको इस तरीके में आपको इस ऐसे करना चाहिए, इस वे में आपको ये चीज़ करनी चाहिए। वो सलाह दे राजा को कि किस तरीके से आपने एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है पूरा। देन जो हमारे मंत्री हैं, जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उनके पास नॉलेज होनी चाहिए वेदास की। वो जो किंग है उसकी तरफ लॉयल होनी चाहिए। और मनु ने मतलब मिनिस्टर्स को क्या कहा जाता है? अधिकरण, अधिकरण संस्कृत में पता नहीं, अधिकरण कहा जाता है मंत्री हो। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दो बेसिस पे होती थी, मतलब कैसे उनका रिक्रूटमेंट होता था। या तो कोई बड़ा इंटेलिजेंट है, किसी प्रोफेशन की बड़ी एक्सपर्टीज है, क्या पता कोई धनुर्बाजी में अच्छा, मतलब कि बो वगैरह में, कोई किसी की फाइटिंग स्किल्स अच्छी है तो मंत्री बना दिया, उसको हेड बना दिया आर्मी का, इस तरीके से होता है। या तो हेरिडिटरी होता है, मतलब अगर फादर जो है वो मिनिस्टर है तो उसका जो सन है वो भी मिनिस्टर होगा। तो इस तरीके का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो होती थी कंपोजिशन होती थी उनकी, और इस तरीके से उनकी रिक्रूटमेंट होती थी। अब उन्होंने 5 प्रिंसिपल्स बताए हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट के लिए, जिसको हम 5 पीस बोल सकते हैं। पहला ट्रेडिशन, रीति रिवाज, एबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन, मतलब कि इन बेसिस पे, इन सिद्धांतों पे आपने क्या करना है? रिक्रूट करना है। इन सिद्धांतों को फॉलो करके आपने काउंसिल मिनिस्टर्स को अपॉइंट करना है। पहला तो होगा ट्रेडिशन, सेकंड चीज है कि एबिलिटी या क्वालिफिकेशन जो उनके, थर्ड चीज है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन रिटन भी हो सकता है या फिर आप फिजिकली भी किसी की स्किल्स को देख सकते हैं। अच्छा आपको धनुर्बाजी आती है तो निशाना साध के दिखाओ, आपको फाइटिंग स्किल्स आती है तो फाइटिंग करके, आपको हॉर्स राइडिंग आती है तो आप वो करके दिखाओ। तो किसी भी टाइप एग्जामिनेशन कंडक्ट कर सकते थे उस टाइम पे। टेस्ट ऑफ करेज और ब्रेवरी, उनकी बहादुरी का टेस्ट, फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो ये 5 उन्होंने प्रिंसिपल्स बताए जो कि काउंसिल मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट के टाइम पे करने चाहिए मनु जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मनु हमारे पॉलिटिकल फिलोसफर हैं। देन स्टेट, अब स्टेट की बात करते हैं। स्टेट में मनु जी के अकॉर्डिंग सप्तंगा राज्य, 7 एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, 7 प्रकृति और नेचर, इसकी बात करते हैं। वो कहते हैं स्टेट के अंदर की 5 प्रकृति होनी चाहिए, मतलब 5 एलिमेंट्स है स्टेट्स के जो कि पूरी स्टेट को बनाते हैं। सबसे पहला है स्वामी, रूल्स और द सॉवरेन। स्वामी कौन होता है? रूल और सॉवरेन, दैट इज आवर किंग। देन देयर आत्मे, आत्मे मींस मिनिस्टर। थर्ड थिंग इज जनपदा और राष्ट्र, राष्ट्र मीन टेरिटरी ऑफ स्टेट प्लस पीपल, ये जनपदा में आ गई। देन फोर्थ इज अवर दुर्गा और फोर्ट, ये फोर्थ एलिमेंट आ गया। 5 इज कोसा, कोसा मींस एक्युमुलेटिव वेल्थ इन ट्रेजरी, जिस राज्य के अंदर वेल्थ ही नहीं है तो कहाँ का किंग, वो कहाँ का राज्य है। 6 इज दंडा, दंडा मींस आर्मी। 7 इज मित्र, मतलब अगर किंग है तो उसके फ्रेंड्स होने चाहिए, उसके एलीज होने चाहिए। एलीज आर द रास्या, रास्या मींस किंग। इट्स नॉट रास्या, इट्स राजन, एलीज ऑफ राजन। देन जो शुक्र नीति सारा है वो कंपेयर करती है सप्तंगा राज्य को विद ह्यूमन बॉडी के साथ, दैट इज इट रिफ्लेक्ट्स ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट की, ऑर्गेनिक थ्योरी जो है स्टेट की उसको रिप्रेजेंट कर रही है। शुक्र नीति सारा ये एक संस्कृत के अंदर है, तो वो कंपेयर कर रही है सप्तंगा राज्य के साथ। सप्तंगा राज्य मींस 7 एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, उसके ह्यूमन बॉडी के साथ। और ये क्या दिखा रहा है हमें? ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट। ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट मतलब कि कहती है कि वही चीज हम समझेंगे कि हाउ, मतलब कैसे ह्यूमन बॉडी के साथ सप्तंगा राज्य को कंडक्ट करा। किंग जो हमने फर्स्ट पॉइंट देखा था वो क्या है? हेड है, हेड मस्तिष्क। मिनिस्टर्स क्या है? आईज है। एलीज क्या है? ईयर्स। आर्मी माइंड। देन कैपिटल इज हैंड्स, कैपिटल मतलब जो उसकी मतलब राजधानी है या फिर उसका जो मनी, मनी हम बोल सकते हैं, मनी जो उसकी धन संपत्ति है, कैपिटल तो उसका हैंड्स है। उसके हाथ है। राष्ट्र, राष्ट्र मतलब उसके पाँव, फीट। ट्रेजरी माउथ। ये 7 प्रकृति से जो कम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के साथ। अगर इनमें से एक भी चीज नहीं, अगर किंग नहीं हुआ तो स्टेट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर मंत्री नहीं हुए तो एडवाइस कौन करेगा? अगर एलिस नहीं हुए और किंग के खिलाफ किसी ने कोई साजिश बना दी किंग को मारने के लिए, तो उसको पता ही चलेगा, तो भी स्टेट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर आर्मी नहीं हुई तो स्टेट को प्रोटेक्ट कौन करेगा? अगर कैपिटल नहीं हुई तो स्टेट एग्जिस्ट कैसे करेगी? अगर राष्ट्र उसके पास टेरिटरी नहीं हुई तो कैसे एग्जिस्ट करेगा? ट्रेजरी इसके बाद धन संपत्ति नहीं हुई तो भी स्टेट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो दीज 7 प्रकृति जो है ये हमारी, ये कम्प्लीमेंट्री है। अगर एक भी इसमें डिफेक्टिव होगी स्टेट जो है वो फंक्शन नहीं कर पाएगी। देन सेकंड चीज आती है हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ, सेकंड चीज आती है हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पॉलिसीज। अब मनु जी के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स की पॉलिसीज होनी चाहिए हमारे पास, मतलब 2 टाइप्स के प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट में सिद्धांत क्या होने चाहिए सरकार के, या फिर जो ये पॉलिसीज किस टाइप से होनी चाहिए। तो उन्होंने 2 पॉलिसीज बताई हमें, एक तो पब्लिक सिक्योरिटी, एक दूसरा का इंटरस्टेट रिलेशंस। अब पब्लिक सिक्योरिटी हमें किसे प्रोवाइड करनी? चोरों से। उस टाइम पे थीव्स होते, तब ऐसा टेररिज्म वाला ये सारा कंसेप्ट नहीं था, क्योंकि हम एंशिएंट इंडियन फिलोसफर्स की बात कर रहे हैं। तो ओपन थीव्स होते थे जैसे गैम्बलर्स हो गए एक्सेट्रा, ये सब ओपन थीव्स में। अगर दूसरे होते थे सीक्रेट थीव्स, जैसे रॉबर्स, डैकॉट्स, ये सारे सीक्रेट थीव्स हैं। उन्होंने आइडिया ऑफ
टैक्सेशन को सपोर्ट करा है मनु ने, और उन्होंने कहा कि टैक्सेशन किसने इम्पोज करनी है, राजन ने, दैट इज किंग। टैक्सेशन किस किस चीज पे करनी है, लैंड रेवेन्यू, फीस, फाइन्स, टैक्स ऑन एनिमल सेल्स टैक्स, ये सब। बी आर पार्ट जो हमने बस डिस्कस करा, पब्लिक सिक्योरिटी, एंड सेकंड वन इज इंडस्ट्रियल रिलेशंस। अब उन्होंने कहा डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी के लिए 6 गुनाज होने चाहिए। सबसे पहले संधि, संधि करनी है, दैट इज ट्रीटी और पीस अलायंस। विग्रह, विग्रह मींस वॉर, ठीक है, 6 गुनाज है ये डिप्लोमेसी के। थर्ड वन इज आसने, आसने न्यूट्रलिटी। फोर्थ इज yana, मेकिंग प्रेप फॉर अटैक विदाउट एक्चुअली डिक्लेयरिंग अ वॉर। फिफ्थ इज samsarya, seeking protection of another. द्विधि भव, मेकिंग पीस विद वन, मेकिंग वॉर अगेंस्ट अनदर, अगेंस्ट अदर। अब ये 6 गुनाज है, 6 आइडियाज है डिप्लोमेसी के। मनु कहते हैं हमें पीस, किंग जो है उसको पीस कब करना चाहिए, जब उसे पता है कि फ्यूचर में उसकी सुपीरियरिटी है, फ्यूचर में वो जीतेगा, फ्यूचर में वो पावरफुल है, बट अगर उसको प्रेजेंट में लॉस भी हो रहा है तो भी उसको पीस ट्रीटी साइन करनी चाहिए। तो उसे वॉर नहीं करनी चाहिए, उसे संधि करनी चाहिए, उसे ट्रीटी करनी चाहिए, पीस अलायंस बनाना चाहिए। कहता है वेज वॉर ओनली किंग स्ट्रॉन्ग टू डिफीट अपोनेंट। कहता है कि वेज वॉर, हमें लड़ाई तभी करनी है जब हमें पता है कि जो किंग है, वो सामने वाली जो आर्मी है, सामने वाला जो राजा है, या सामने वाला जो भी इन्वेडर है उस स्टेट के अंदर, हमें वॉर तभी डिक्लेयर करनी है जब किंग स्ट्रॉन्ग हो, अगर हम उस ओपोनेंट को हरा सकें। थर्ड थिंग इज नॉट एंगेज व्हेन वीक आर्टिलरी, हमें हमें जंग नहीं करनी जब हमारी आर्टिलरी वीक है, जब हमारे पास हथियार वीक है। डिवाइड फोर्स, एनिमी इज स्ट्रॉन्ग प्लस टेक रिफ्यूज विद रिच किंग। कहते हैं कि जब हमें पता है कि हमारा दुश्मन जो है स्ट्रॉन्ग है, और उस टाइम पे हमें क्या करना है, अपनी फोर्स को डिवाइड कर देना, और जो किंग है उसको कहाँ जाना चाहिए, जो कि रिच किंग है उसकी हेल्प लेनी चाहिए, उसका रिफ्यूज, ठीक है। देन थर्ड इज वॉर पॉलिसी, वॉर पॉलिसी जब हम फ्रेम करें तो उसे हमें फ्यूचर भी कंसीडर करना चाहिए, प्लस इमीडिएट प्रेजेंट को भी कंसीडर करके अपनी वॉर पॉलिसी बनानी चाहिए। ट्रीटी, अब कहते हैं कि मनु मनु कहते हैं कि एक ट्रीटी जब किंग कर रहा है तो उसमें उसको 4 चीजें कब मिलेंगी, या तो वो अली, कोई दोस्त बन जाएगा उसका ट्रीटी के अंदर, 3 चीजों के लिए कर जाती है, या तो उसका दोस्ती के पर्पस से अली, एक्विजिशन वाली। देन थर्ड इज पैसा या हिरण्या, मनी और हिरने, हिरने संस्कृत वर्ड, ठीक है। तो या तो वो पैसे के लिए करेगा कि मुझे किंग अगर पैसे दे रहा है तो वो ट्रीटी कि आप हमें, हमने आपको हरा दिया तो चलो आप मुझे 50,000 अशरफियाँ, उस टाइम मतलब उस टाइम की जो करेंसी होती थी अशरफियाँ बोला जाती, सिक्के मतलब जो भी था, तो 5,000 आप सिक्के दोगे हमें, ऐसा कुछ करके। एंड थर्ड इज लैंड, भूमि, या तो हमें अपनी लैंड, अपनी टेरिटरी दो, हमने आपको हराया किंग के साथ अगर, ठीक है। तो ये 3 चीजें कि ट्रीटी बंदा करता है जब वॉर वगैरह के बाद। तो मनु कहते हैं कि अगर किंग मनी ले रहा है तो वो प्रॉस्पर नहीं होगा, क्यों, पैसा है, पैसा खर्च हो जाएगा। लैंड, लैंड भी ले रहा है तो भी प्रॉस्पर नहीं होगा, बट अगर वो एक्विजिशन ऑफ एली कर रहा है, मतलब कि उस बंदे, उस राजा के साथ दोस्ती कर रहा है, तो वो किंग जो है वो प्रॉस्पर हो जाएगा, उसको तरक्की मिलेगी। क्यों, जब दोस्त, अगर देखो ये किंग है, ये किंग ए है, ये किंग बी है, किंग ए ने किंग बी को हरा दिया, ठीक है। अगर वो थोड़ी लैंड दे देगा तो इसके पास बर्डन हो जाएगा कि मुझे अपनी लैंड यहाँ पे भी संभालनी है, टेरिटरी संभालनी है। अगर वो मनी दे देगा थोड़े टाइम तक, किंग ए को प्रॉफिट आ जाएगा कि थोड़े टाइम तक उनकी सिचुएशन, उस वाले राज्य की, उस वाले टेरिटरी की सिचुएशन अच्छी हो जाएगी, इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी। बट अगर ये इसका दोस्त बन जाता है, अगर किंग ए बी का दोस्त बन जाता है, तो उस केस में क्या होगा कि इसकी टेरिटरी भी, इसकी जो मनी है, इसकी जो लैंड है, ये सारे रिसोर्सेज इसके पास आ जाए। क्यों, क्योंकि इसने क्या होगा, इसको हराया होगा, और इसका एहसान मतलब कि दोस्त बना लेगा, तो दोस्त अपने दोस्त की रक्षा के लिए मतलब सब कुछ दे देगा, तो उसके बीच में इसकी टेरिटरी, मनी, लैंड सब चीजें आ गई। तो इसलिए एक्विजिशन ऑफ अली को उन्होंने प्रॉस्पर कहा है, कि मनु ने कहा है कि अगर इन तीनों में से अगर किसी चीज को किंग को चूज करना पड़े तो किंग को फर्स्ट थिंग जो है वो चूज करनी चाहिए, एक्विजिशन ऑफ अली करना चाहिए, किंग के साथ दोस्ती करनी चाहिए जिसको उसने हराया हुआ, ना कि वो पैसा, मनी या फिर लैंड को एक्वायर करे ट्रीटी के अंदर। साथ ही हमारे पास वर्णाश्रम, वर्णाश्रम मीन्स, वर्णा मीन्स स्टेट, या फिर जो हमारी सोसाइटी के अंदर कास्ट वगैरह बनी हुई है उसको वर्णा बोलते हैं, वर्णा। तो वर्ण आश्रम उस टाइम पे कैसा था, वहाँ के उस टाइम पे लोग किस तरीके थे, सोसाइटी का डिवीजन किस बेसिस पे हुआ था। तो उस टाइम पे 4 वर्णास थे हमारे पास। 4 वर्णास कौन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ब्राह्मण्स कौन थे, प्रीस्ट जो मंदिर में पुजारी वगैरह करते थे। क्षत्रिय वॉरियर्स, वॉरियर क्लास जो कि फाइटिंग, जिसके अंदर फाइटिंग स्किल्स थे। वैश्य मींस कॉमनर्स जो कि ट्रेड करते थे। एंड शूद्र मतलब जो बाकी ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को छोड़ के जो भी बाकी सारे काम थे वो शूद्र करते थे, दैट इज सर्वेंट, ये सर्व करते थे इन तीनों वर्णास को। इन सब की ड्यूटीज अलग अलग थी। ब्राह्मण्स का प्रीस्ट, मंदिर वगैरह, कोई हवन पूजन जो भी कुछ कराना हो ब्राह्मण्स के। क्षत्रिय मतलब फाइटिंग हो गया, वैश्य मतलब ट्रेड वगैरह के लिए, शुद्ध सर्वेंट। तो इन सब की जो ड्यूटीज है वो अलग अलग है, बट देयर कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि वॉरियर्स भी इंपॉर्टेंट है स्टेट में, प्रीस्ट भी जरूरी है, वैश्यस भी जरूरी है ट्रेड के लिए, इकोनॉमी के लिए। शुद्ध अगर कोई सर्व ही नहीं करे, सर्वेंट्स की भी जरूरत होती है स्टेट चलाने के लिए। तो ये सब क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, बट इनकी ड्यूटीज जो है वो डिफरेंट है। नेक्स्ट थिंग है सोशल ऑर्डर, क्योंकि एक सोशल ऑर्डर है, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, उनकी ड्यूटीज जो है वो इक्वल है, मतलब सेम पेज पे आती है। और एक सोशल ऑर्डर माना गया है जहाँ पे हर चीज, एक फैक्टर जो है हर एक वर्ण का इक्वल बैलेंस है सोसाइटी को सोशल ऑर्डर मेंटेन। अगर इसमें से एक भी चला जाता है, एक भी वर्ण नहीं होता, तो मतलब बाकी सारों का एग्जिस्टेंस जो है वो
नहीं हो पाता। तो ये फोर वर्नास आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। देन नाउ क्रिटिसिज्म। अब जब भी कोई फिलोसफर अपनी थ्योरी देता है तो कुछ ना कुछ तो क्रिटिसिज्म बाकी फिलोसफर्स उसकी निकाल ही लेते हैं। तो इन्हीं के केस में भी ऐसा ही है। इनकी जो थ्योरीज है, जब हमने से पढ़ा, जिसके अंदर इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन वर्नास, आपने देखा शूद्रास को सर्वेंट बनाया हुआ है और ये एक रिजिड क्लास सिस्टम है। अगर शूद्रास का बेटा, अगर एक पर्सन ए है, इसका कोई सन है और ये शूद्र है, तो इसका सन भी शूद्र ही बोला जाएगा और शूद्र को इंफीरियर माना जाता है ब्राह्मण से, क्षत्रिय या वैश्य से। तो इनइक्वालिटी डिस्क्रिमिनेशन है वर्नास के अंदर। थर्ड, जेंडर अथॉरिटी, कास्ट एंड मेल अथॉरिटी ऑफ वीमेन। इनके टाइम पे, मनु के मतलब एंशियंट इंडिया के टाइम में, वीमेन की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती थी और जेंडर अथॉरिटी होती थी, मेल की अथॉरिटी होती थी वीमेन के ऊपर। देन रिजिड सोशल हायरार्की, एक रिजिड सोशल हायरार्की, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये कुछ क्रिटिक करें, कंक्लूजन हम ये बोल सकते हैं कि उनकी जो थ्योरी है प्रैक्टिकली डील कर रही है हर एक लाइफ के एस्पेक्ट के साथ। एक मोनुमेंटल वर्क है जो मनु ने हमें दी, जिसको हम आज तक प्रिजर्व करके रख रहे हैं, जो आज तक हम उनकी थ्योरीज पढ़ रहे हैं। इनफैक्ट उनका एंशियंट इंडिया के टाइम पे उनके फिलोसफर्स या उनकी थॉट्स जो थे, संस्कृत में बुक्स लिखी, बट फिर भी हम उनकी आइडियोलॉजीज को पढ़ रहे हैं। व्हाई? बिकॉज इट्स अ मोनुमेंटल वर्क ऑफ एपिक प्रोपोर्शंस। उनकी थ्योरी के अंदर प्रैग्मेटिज्म है। प्रैग्मेटिज्म मींस साइंटिफिक वैल्यूज, साइंटिफिक थिंग जिसको आप अप्लाई कर सकते हो, प्रैग्मेटिक। एंड प्लस आइडियलिज्म भी है जो कि मनु ने हमें सिखाया है। सो दिस इज ऑल